नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक पाल। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, जो दिल्ली चुनाव के बारे में कांग्रेस को लेकर के था, तो मुझे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। पिछले 4-5 दिनों में ऐसा देखने को मिला है कि कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में एक स्टैंड लिया है और अब वो इस बात पर आकर उसने स्टैंड किया है कि उसे मजबूती से दिल्ली का चुनाव लड़ना है। उससे किसको फ़ायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है, इस पर उसे कोई विचार नहीं करना है। उसे अपनी लड़ाई लड़नी है, ना कि दूसरे के लिए। ये उसका स्टैंड है इस समय पर। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये हुई है कि इस बीच में जो कांग्रेस के लिए नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, खासतौर से जो पत्रकार बिरादरी में आते हैं, उन लोगों ने पिछले 2-3 दिनों में, खासतौर से जब से कांग्रेस ने ये स्टैंड लिया है कि उसको मजबूती से लड़ना है, एक अजीब तरह का नैरेटिव चलाना शुरू किया है। अब वो मुझे लगता है कि कांग्रेस से ज़्यादा जो नैरेटिव बिल्डर हैं या नैरेटिव सेटर हैं, वो कन्फ्यूज़ हैं। उनका कन्फ्यूज़न ये है क्योंकि वो मूलतः कांग्रेस के कोई ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है, एक आध को छोड़ करके। मूल रूप से वो सारे के सारे वामपंथी हैं और उन्हें देश में स्थिति अराजक बनी रहे, उसमें मज़ा आता है। लेकिन चूँकि नेहरू के समय से ही वामपंथियों और कांग्रेसियों के बीच में एक समझौता हो गया और उस समझौते के चलते आज तक मीडिया में, शिक्षा जगत में या और भी जो ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर नैरेटिव बिल्डिंग होती है, वहां वामपंथियों का जबरदस्त कब्जा रहा है। अब पिछले कुछ समय में, खासतौर से नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद, उस कब्जे से थोड़ी मुक्ति मिली है। तो उनको ये लगता है कि चूंकि वामपंथी पार्टियां जो हैं वो अपने आप में बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें से कोई पार्टी इतनी मजबूत है नहीं जो बीजेपी का मुकाबला कर ले। तो अब उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हों। इसलिए ऐसा दिखता है कि वो कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हुए हैं और कई बार लगता है कि वो ब्लाइंड सपोर्टर टाइप हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। तो वही चीज दिल्ली में है। अब पिछले 2-3 दिनों से वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी, वो यह स्टैंड लेकर के चलेगी कि मुझे अपने लिए लड़ना है, और यदि वो 15 से 20% के बीच में वोट पाने में सफल हो गई या 12-13% भी वोट लेने में वो कामयाब हो गई, तो उस स्थिति में दिल्ली में फायदा किसको होगा? उसका फायदा दिल्ली में बीजेपी उठाएगी या आम आदमी पार्टी को उसका बड़ा नुकसान होगा। अब ऐसे पत्रकारों में कुछ जो जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं या जो टीवी चैनल्स की डिबेट में बहुत ज्यादा आते रहते हैं, अब उनमें आप आशुतोष को सबसे ऊपर ले सकते हैं, क्योंकि आजकल ऐसा लगता है कि आशुतोष ने एक टेंडर लिया हुआ है कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करने का, वो अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो। दूसरे हैं अपने पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो हाथ मल के आते हैं रोज, और कुछ भी हो, मतलब राहुल गांधी अगर छींक भी दें तो जो भी एनडीए से संबंधित दल हैं, अगर उनके राज्यों में राहुल गांधी गए हुए हैं तो बताते हैं कि अब देखो इसको बड़ी दिक्कत हो गई, उसको बड़ी दिक्कत हो गई, और बीजेपी को तो होनी होनी है उनके हिसाब से। तीसरा आदमी है रवीश कुमार। यद्यपि दिल्ली चुनाव पर मैंने रवीश कुमार का कोई वीडियो नहीं देखा है, लेकिन जो नैरेटिव सेटर है उनके लिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। चौथे हैं विनोद शर्मा। विनोद शर्मा तो, वो तो खैर वामपंथी क्या कहना, वो तो कांग्रेस के पिट्ठू हैं, तो उनका तो और लंबे समय से ही रहा है। एक है विनोद अग्निहोत्री। अब विनोद अग्निहोत्री ऐसे हैं कि वो जिस चैनल पर जाकर के बैठते हैं उसी की भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब अब चूंकि मीडिया में लगभग तय हो गया है कि कौन से चैनल ऐसे हैं जो बीजेपी या मोदी के सपोर्ट में बोलते हैं और कौन से चैनल ऐसे हैं जहां की डिबेट्स जो है वो एंटी मोदी या एंटी बीजेपी होती हैं। तो वो जिस चैनल पर जाते हैं उसी की तरह की भाषा का यूज करते हैं, यद्यपि वो प्रो कांग्रेस या यूं कह लें कि वो एंटी बीजेपी हर जगह लगभग लगभग रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अब मैं शायद मिलिंद खांडेकर के साथ एक चर्चा थी आशुतोष की, तो वो मैं देख रहा था। तो आशुतोष ने जो आंकड़े दिए और जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि अगर कांग्रेस पार्टी मजबूती से भी चुनाव लड़ती है तो उस मजबूती में कांग्रेस पार्टी जो है वो बीजेपी को नुकसान पहुंचाएगी, ना कि आम आदमी पार्टी को। अब उनका तर्क ये था, जो 2015 और 2020 के उन्होंने आंकड़े लिए, उसके आधार पर उन्होंने अपना तर्क गढ़ा था, और कुछ तर्क उनका जो है वो आया था जो मुस्लिम सेंटीमेंट है उसको लेकर के। जहां तक मुस्लिम सेंटीमेंट वाला है वो काफी हद तक ठीक है, लेकिन जो उन्होंने दूसरा तर्क दिया कि 2015 में
आम आदमी पार्टी को करीब 54% वोट मिला था और 54 से थोड़ा ऊपर, वो 2020 में घट करके 53.5% हो गया, यानी कि 1% से भी कम का उसको नुकसान हुआ था। लेकिन उसके बदले में बीजेपी का वोट बहुत बढ़ गया था, और जो बीजेपी का वोट बढ़ा था वो इसलिए नहीं बढ़ा था कि आम आदमी पार्टी का वोट कटा है, बल्कि इसलिए बढ़ा था कि कांग्रेस का वोट कटा है। अब उनका तर्क ये था कि अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस का जो वोट था, जो लगभग 5-6% कम हुआ था, 5% के आसपास, वो वापस बीजेपी से कट करके कांग्रेस के पास आएगा, ना कि आम आदमी पार्टी से। जबकि अगर ऐसा होता है, पहले तो जो उन्होंने बताया वैसा ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर उनकी बात मान भी ली जाए, ऐसा मान लिया जाए कि हाँ ऐसा ही होगा, तो उस स्थिति में भी कांग्रेस को दिल्ली में कोई फायदा नहीं मिलने जा रहा है। कांग्रेस को दिल्ली में फायदा सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकता है जब कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर कर दे। कांग्रेस ने अपना नुकसान इसलिए किया क्योंकि वो आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर के आई। अगर वो 2013 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेकर के ना आई होती तो शायद कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और उस नुकसान के बाद भी जब 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उन्हें प्रधानमंत्री बनने की का भूत उनके ऊपर सवार हो गया था उस समय पर, तो इस्तीफा देकर के नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे। अगर उस समय लोकसभा चुनाव के साथ कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा का भी चुनाव करवा लिया होता तो भी आप मान के चलिए कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी साफ हो जाती, क्योंकि उस समय लोगों को लग रहा था कि इस आदमी ने चुनाव कराया, चुनाव कराने के बाद जो है ये 1.5 महीने के लिए मुख्यमंत्री बना, और 1.5 महीने के मुख्यमंत्री बनने के बाद इसको जो है ख्वाब दिखाई देने लगा प्रधानमंत्री पद का। ये आदमी मेंटली स्टेबल नहीं है, और निश्चित रूप से उसका नुकसान आम आदमी पार्टी को होता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस समय पर कांग्रेस ने दिल्ली विधानसभा चुनाव भी करवा लिया होता तो शायद ये स्थिति नहीं आती जो आज आई है या उसके बाद आई। इसके बाद लोकसभा चुनाव हो गया, बीजेपी ने भी चुनाव लगभग 1 साल के लिए टाल दिया, करीब 1 साल बाद चुनाव करवाया जाकर के, 1 साल तो नहीं लेकिन करीब 9 महीने बाद दिल्ली में चुनाव करवाया। और उसके बाद जो अरविंद केजरीवाल ने जो वहां पर माहौल पूरा तैयार किया, उसमें अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया, और वो आज तक जारी है। दिल्ली में कांग्रेस केवल और केवल तभी मजबूत हो पाएगी जब वो आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी, और सत्ता से बाहर करने के लिए यह अभी की परिस्थितियों में बहुत मुश्किल है कि कांग्रेस जो है वो खुद सत्ता में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस मजबूत चुनाव लड़ती है तो उसको नैरेटिव ये सेट करना है कि हम इस बार सत्ता में हो सकता ना आए, लेकिन अगर आप हमको मजबूत करेंगे तो हम आगे सत्ता में आएंगे, और हम ही हैं जो स्थायी रूप से बीजेपी को रोक सकते हैं, या पैन इंडिया रोकने की क्षमता अगर किसी में है तो हम ही में है। बाकी जो दल हैं वो क्षेत्रीय दल हैं, उनकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो पूरे देश में बीजेपी को रोक सके। तो ये एक बड़ी चीज है। इस चीज को जो है यहां पर ये सारे के सारे पत्रकार बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं। उनको लग रहा है कि अगर आम आदमी पार्टी चुनाव हारती है तो बीजेपी को चुनाव नहीं जीतना चाहिए, अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती है तो ये उनके ईगो को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाता है बजाय कांग्रेस के। उनको लगेगा कि हम जो नैरेटिव सालों से बना रहे हैं बीजेपी को हराने का, बीजेपी को हटाने का, उस नैरेटिव पर ये बात खरी नहीं उतरेगी, और वो नैरेटिव कहीं ना कहीं डिरेल हो जाएगा। लगातार होता रहता है लेकिन उनके चाहने के बाद भी वो डिरेल हो जाएगा। तो उनका जो तर्क है वो पूरी तरह से ये है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आए तब तो आम आदमी पार्टी को हारना चाहिए, अन्यथा नहीं हारना चाहिए। दूसरा तर्क उनका ये है, जो मुझे भी सही लगता है और वास्तविक भी है, कि जो मुस्लिम मतदाता है वो किसी पार्टी का लॉयल नहीं है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी कहां पर सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। उसका मतलब यह है कि बीजेपी को वो कहां पर सत्ता में आने से रोक सकता है, और जहां भी रोक सकता है और जो पार्टी उसको रोक सकती है वो उसको वोट देता है। ये बात काफी हद तक सही है, लेकिन उतनी ही सही बात यह भी है कि अगर आम आदमी पार्टी बीजेपी को, माफ कीजिएगा, अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है और मुसलमानों का वोट अपने पक्ष में नहीं ला पाती है तो उसकी मजबूती किसी काम की नहीं। जो उसका वोट शेयर अभी 4% है वो बढ़कर के ज्यादा से ज्यादा 7-8% हो जाएगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक वो कम से कम 70 से 80% मुसलमानों को अपने पक्ष में नहीं लाती है तब तक उसकी मजबूती का कोई मतलब नहीं है। जब 70 से 80% मुसलमान उसके साथ में आएगा, कुछ उसका कोर वोटर जो है जो मजबूरी में इधर उधर वोट करता है वो वापस लौटेगा, और थोड़ा बहुत दलित उसके साथ जुटेगा, तभी ये संभव हो पाएगा कि वो कुछ कर पाए। अदरवाइज उसके लिए ये पॉसिबल है नहीं कि वो सत्ता में आ पाए, ना इस चुनाव में और ना अगले चुनाव में।
उसके पास दिल्ली की सत्ता पाने का केवल और केवल एक रास्ता है कि उसे आम आदमी पार्टी को तो हराना ही है, चाहे वो सत्ता में आए और चाहे ना आए। जब तक आम आदमी पार्टी दिल्ली में सर्वाइव कर रही है, तब तक कांग्रेस दिल्ली में सत्ता में नहीं आ सकती। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से जब तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तब तक कांग्रेस अब मजबूत नहीं हो सकती। और अब तो इतना पुराना समय हो गया है कि कांग्रेस का जो संगठन है वो भी उत्तर प्रदेश में नहीं बचा है। बिहार में भी करीब करीब खत्म हो गया है, पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है। मतलब जिन राज्यों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है पिछले कई सालों से, या यूं कहना कि कुछ दशकों से, वहां पर कांग्रेस का पूरा संगठन खत्म हो गया है। और यही हाल दिल्ली में करीब करीब होने वाला है। अगर इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में मजबूत चुनाव न लड़ी, मुसलमान उसके साथ नहीं आया, आम आदमी पार्टी को उसने सत्ता से बाहर नहीं किया, तो आप तय मानिए कि दिल्ली में कांग्रेस का संगठन समाप्त हो जाएगा। और आने वाले विधानसभा चुनाव हो और चाहे लोकसभा चुनाव हो, कांग्रेस का कुछ भी भला नहीं होना है। कांग्रेस खत्म। आज की वार्ता में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।